हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस सपने की जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चों के मन में होता है, लेकिन कई बार वो उसे समझ नहीं पाते हैं और कई बार इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। प्रश्न यह है कि IAS बनकर के हमें अपना प्रदेश, अपना शहर कैसे मिल सकता है, मिलता कैसे है? क्या AIR ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होने के बाद भी ऐसा हो कि हमें हमारा होम कैडर ना मिले? पॉसिबल है। और इसलिए इन प्रश्नों का, इस बेसिक प्रश्न का जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में रहता है, उसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूं। देखिए, ये पॉसिबल है कि भले ही आपकी रैंक AIR 1 क्यों ना हो, AIR 2 क्यों ना हो, ऑल इंडिया रैंक 10 क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है आपको होम कैडर ना मिले। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि कैडर पॉलिसी क्या है, वैकेंसीज क्या हैं, इनसाइडर आउटसाइडर कोटा क्या है, जोन साइकिल पैटर्न क्या है, और इसमें इन सब चीज़ों का अपना भूमिका होता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि कैडर अलॉटमेंट का पूरा गणित किस प्रकार काम करता है और इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके कैडर अलॉटमेंट में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ यूपीएससी के संबंध में जब भी कभी आपको सलाह, सहायता या सपोर्ट की ज़रूरत हो, प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब सबसे पहले होम कैडर का सपना क्या है और उसके बदले हकीकत क्या है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते समय जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पर होता है, और आज इस बात करना इसलिए भी और रिलेवेंट है क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी में बच्चा अपना सब कुछ झोंकना शुरू कर चुका है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। उनके मन में भी कभी ना कभी आता है होम कैडर लेंगे। सपना होता है अपने ज़िले में DM बनकर जाएंगे, IPS बन करके इस शहर में अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधार के दिखाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। होम कैडर मिलना सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यह पॉलिसी इतनी स्ट्रेट नहीं है, पॉलिसी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि रैंक 1 के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको होम कैडर मिल ही जाएगा। हम उस जटिल और महत्वपूर्ण पॉलिसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। तो देखिए, कैडर एलोकेशन की संरचना को समझिएगा, किस तरीके से कैडर अलॉटमेंट होता है। भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जहां पर यह कैडर वाला मामला आता है, जैसे कि IAS है, IPS है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसी के लिए ऑफिसर्स जो होते हैं वो पूरे देश में कैडर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और पूरे कैडर को, पूरे इंडिया को 5 जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें 5 अलग अलग कलर्स में 5 जोन्स में बांटा गया है। पहला जोन है नदर्न एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम AGMUT कहते हैं। पहला कैडर अब क्या है? AGMUT है। AGMUT का मतलब इसमें आएगा आपका दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, इसके साथ साथ गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब आएंगे इसमें। ये पहला जो है आपका जोन है। सेकंड जोन जो है उसको सेंट्रल जोन कहते हैं। ये आपका सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में कौन कौन से आएंगे? सेंट्रल जोन में आपका आएगा यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा। इसके बाद आपका तीसरा जोन है जिसको हम वेस्टर्न जोन कहते हैं। सेंट्रल जोन, और तीसरा है आपका वेस्टर्न जोन। ठीक है, और वेस्टर्न जोन में आपका आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, MP और छत्तीसगढ़, दिस वन। ये आपका आ जाएगा वेस्टर्न जोन। उसके बाद ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है, जोन 4 जो है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है। और इस ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, आपका सिक्किम, असम, मेघालय, असम मेघालय कंबाइंड रहते हैं,
नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो जोन है ये आपका जोन हो जाता है जोन 4th। इसके बाद 5th जोन है जिसको हम सदर्न जोन कहते हैं, और इस 5th और सदर्न जोन में आपके आ जाते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इन जोन्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन 5 जोन्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग का 70% आउटकम इन पर निर्भर करता है, इन जोन्स पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रेफरेंसेस कैसे भरे जाते हैं, इसको समझिएगा। देखिए यूपीएससी का डैफ 2 जो जिस पर आज आप मेरा एक वीडियो और भी देखेंगे, डैफ 2 ओपन हो गया है, इस समय ओपन है। जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो डैफ 2 का फॉर्म भर रहे हैं। तो जब डैफ 2 ओपन होता है तो उसमें आपको 2 चीज़ें बहुत क्लियरली फिर से भरनी होती हैं। वो है जोन प्रेफरेंस, आपको 1 से 5 तक के जोन्स जो मैंने अभी आपको ये बताएं, इनको ऑर्डर में भरना होता है, यानी कि पहली पसंद कौन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से, ठीक है, कि कौन सा जोन आपकी पहली पसंद है। उसके बाद आपको कार्डर प्रेफरेंस देना पड़ता है। हर जोन के अंदर आप स्टेट्स का क्रम बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आप सेंट्रल जोन पे बात कर रहे हैं, तो अब आपको इसमें बताना है कि आपकी पहली प्रेफरेंस वाला स्टेट कौन सा है, यूपी, बिहार, झारखंड या ओडिशा। तो आपको उसके आगे नंबर 1 बताना पड़ेगा, ये हमारी पहली प्रेफरेंस है। इसमें सबसे क्रूशियल चीज़ है कि क्या आप अपना होम स्टेट यस करते हैं या नो करते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना होम स्टेट नो कर दिया है, ठीक है, तब कोई चांस नहीं है आपको होम कार्डर मिलने का। लेकिन अगर आपने यस किया है तो जो आपका होम स्टेट वाला जोन है वो ऑटोमेटिकली जोन प्रेफरेंस नंबर 1 बन जाएगा। यस करते ही होम स्टेट आपका कार्डर प्रेफरेंस नंबर 1 रहेगा और यहां से आपको मौका मिलेगा होम कार्डर मिलने का। लेकिन अगर नो कर दिया है तो चाहे रैंक कुछ भी हो, चाहे कार्डर मैरिज का मामला हो, चाहे स्पेशल रिक्वेस्ट हो, किसी भी हालत में आपको इस भ्रम से दूर रहना है कि आपको होम कार्डर मिल सकता है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं है होम AIR 1 तो ले ही आया हूं तो होम कार्डर पक्का होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज महत्वपूर्ण रूप से क्या है, दूसरी चीज इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आदित्य श्रीवास्तव का AIR 1 थी, उन्होंने होम स्टेट यूपी को यस किया था। तो जोन 2 में उनकी जोन प्रेफरेंस नंबर 1 बन जाएगी। जो जोन 2 है, जो आपकी सेंटर लेवल वाली है, वो इनकी प्रेफरेंस बन जाएगी 1, क्योंकि उन्होंने होम जो स्टेट है उसको 1 यस किया था, फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था। तो यूपी उनका कार्डर प्रेफरेंस नंबर 1 होगा, सेंट्रल जोन उनकी जोन प्रेफरेंस नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बिहार, ओडिशा, झारखंड में भी प्रायोरिटी पर रखे। बाकी सारे जोन्स का नंबर आया। और ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि प्रेफरेंसेस को अगर आप ठीक ठीक भर रहे हैं तो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। देखिए 2017-18 तक इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ठीक है। 2017-18 के बाद चीजों को बदला गया। 2017-18 से पहले एस्पिरेंट्स जो थे वो रीजन तक सीमित रहते थे। इससे ऑल इंडिया सर्विसेज में डाइवर्सिटी नहीं बन पाती थी। इसीलिए गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाती है और उस नई पॉलिसी में प्रेफरेंस कुछ इस तरह चलता है, जैसे जोन नंबर 1 का स्टेट नंबर 1, जोन नंबर 2 का स्टेट नंबर 1, जोन नंबर 3 का स्टेट नंबर 1, जोन नंबर 4 का स्टेट नंबर 1 और जोन नंबर 5 का स्टेट नंबर 1। यानी कि आपको हर जोन में स्टेट नंबर 1 प्रेफरेंस में डालना है, ठीक है। इससे असर क्या पड़ता है कि कोई भी एस्पिरेंट सिर्फ एक रीजन में सिक्योर जोन नहीं बना सकता है। अब ऑफिसर्स को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। अब यहां पर एक चीज और बहुत मायने रखती है जोन के लिए, वो है इनसाइडर और आउटसाइडर का कोटा। देखिए हर कार्डर में 2 तरीके की वैकेंसी होती है, एक इनसाइडर और आउटसाइडर की अलग अलग। तो अब देखिए जो अगर इनसाइडर वैकेंसी है जो होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, वो सिर्फ उस राज्य के एस्पिरेंट को दी जाती हैं। दूसरा जो आउटसाइडर वैकेंसीज होती हैं उसी कार्डर में, वो देश के किसी भी हिस्से के एस्पिरेंट को मिल सकती है। महत्वपूर्ण क्या है, इसमें रेशियो 66% लगभग आउटसाइडर के लिए और 33% लगभग इनसाइडर के लिए रखा जाता है। ये एक टिपिकल सा रेशियो है, यानी कि आउटसाइडर सीट्स अधिक होती हैं और इसी वजह से होम स्टेट्स पाना और कठिन हो जाता है। अब इसके अंदर भी एक और कॉम्प्लिकेशन, और वो कॉम्प्लिकेशन है वैकेंसीज। पूरा खेल यहां पर आकर के अटक जाता है। कितनी वैकेंसीज हैं,
ये आपको एक केस स्टडी दे रहे हैं, ये राजस्थान का है, ठीक है। अब राजस्थान में देखिए, जैसे 2020 का मामला लीजिए तो जनरल की वैकेंसी ही 0 है। तो अब आप होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट कुछ भी भर रहे हो, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, होम स्टेट या जोन भर रहे हो, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि इनसाइडर की वैकेंसीज कितनी है। ये 2024 तक का मामला है, तो इनसाइडर की वैकेंसीज ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि आउटसाइडर वैकेंसीज वाले ही इसमें भर सकते हैं। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं, उसमें से कितनी इनसाइडर और कितनी आउटसाइडर वैकेंसीज हैं, ये बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। मान लीजिए कि आप AIR 1 भी हैं या AIR 10 हैं, तो भी आपको होम कैडर तब नहीं मिल पाएगा जब आपके होम स्टेट में इनसाइडर वैकेंसीज ही नहीं है। तो केवल मेरिट पर्याप्त नहीं है, यह दिमाग से बिल्कुल अब क्लियर रखिएगा। वैकेंसीज आपकी कैटेगरी में होनी चाहिए, तभी होम कैडर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझिएगा, जो एक ट्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे लोग होम स्टेट को नो कर देते हैं। एस्पिरेंट्स कई बार होम स्टेट्स को नो भर देते हैं और उसका कारण यह है कि छोटे राज्य से अगर वो जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम है। आउटसाइडर स्टेट्स में कई स्टेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई यूजफुल है, जहाँ बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं, जैसे हरियाणा। हरियाणा के साथ क्या है, हरियाणा के साथ ये है कि हरियाणा आपका कोर राजधानी के पास है, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर स्कूलिंग, उसके साथ साथ पोस्टिंग आइडेंटिटी, ये डेंसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ आप अपना बेहतर कैडर मैनेजमेंट पाते हैं। तो इस तरीके से लोग स्ट्रेटेजिकली भी मूव करते हैं जब वो कैडर का चॉइस देते हैं। तो अब आप बिल्कुल फाइनली समझिएगा कि फाइनल कैडर एलोकेशन पूरी तरीके से रोस्टर पर डिपेंड करेगा, प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा और वैकेंसी सिस्टम पर डिपेंड करेगा। ट्रेनिंग के बाद एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, हर साल वैकेंसीज अलग अलग होती हैं और इसके साथ साथ इसके लिए कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाती है। रूल्स सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और रूल बाउंड है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझ पाए हैं कि किस प्रकार से कैडर अलॉटमेंट होता है, होम कैडर मिलने के क्या चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और वो कैसे मिलता है, यानी कि अगर आप कैडर एलोकेशन सिस्टम को क्रिस्टल क्लियर होकर के समझ पाए हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके मन में कहीं ना कहीं इस प्रश्न को लेकर के एक डाउट सा रहता है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। जो बच्चे 2026 के प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हो रहा है, जिसमें लास्ट डेट एडमिशन की है 20 नवंबर। इसमें आपका अगले 200 दिनों के अंदर पूरा बेसिक से लेकर के करंट अपडेटेड तक सारा कुछ रिवाइज कराया जाएगा, क्लासेस दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मेंटोरशिप होगी, ये सब आपको इसी बैच में मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको अवेलेबल है और इसके बारे में इसकी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाके देख सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि एडमिशन लेने से पहले आपको एक फैकल्टी कोड इस्तेमाल करना होगा जो है PK Live। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो बच्चे 2027 के लिए या 2028 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है जो प्रतिज्ञा प्लस है, इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें भी एडमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।